बच्चे के जो माइंड का डेवलपमेंट है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम उसके जो भावनात्मक विकास है जो उसका, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे और आप देखते हैं कि कुछ एक समस्याएं जो जो मतलब पेरेंट को अक्सर दिखाई देती है बच्चों के साथ। बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करता, वो पढ़ता है तो उसका ध्यान भटकता है, जो पढ़ता है वो उसे याद नहीं रहता। तो उसके लाइफ से जुड़े हुए जो पहलू हैं, जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में हम इस संडे के सेशंस के दरमियान चर्चा करेंगे। तो आज जिस बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो है कि बच्चों का स्वाभाविक रूप से जो है वो मन नहीं होता पढ़ाई का। वो खेलना चाहते हैं, दूसरी दूसरी चीजें करना चाहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ने से वो कतराते हैं, पढ़ने से वो दूर भागते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं। आवाज राइट? बहुत कम आ रही है। तो अच्छा, आवाज कम आ रही है? एक मिनट, लेट मी रीएडजस्ट माय माइक्रोफोन। हाँ, अभी आवाज ठीक है गाइस? हाँ, अभी आवाज ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। थैंक यू जी, थैंक यू अरमा मैम, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज जिस विषय को हम ले रहे हैं बच्चों के बारे में, वो विषय है बच्चे जो हैं उनका स्वाभाविक रूप से पढ़ने में मन नहीं लगता। उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉल्व करें। एज ए पेरेंट हम उसमें क्या रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इसका मूल कारण क्या है, क्यों बच्चा दूसरी चीजों में जाना चाहता है लेकिन पढ़ाई की तरफ नहीं जाना चाहता। देखिए, जब भी बच्चा पढ़ाई करने लगता है, और पढ़ाई एक ऐसी प्रक्रिया है जहां उसको बहुत एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, जहां उसके ब्रेन को बहुत ज्यादा एक इन्वॉल्वमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इस पूरी प्रोसेस में अगर बच्चे का ऊर्जा या जो उसकी एनर्जी है वो अगर कम है तो क्या होगा, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, उसमें वो जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और अगर बच्चे का एनर्जी लेवल कम है एज फार एज वो स्टडीज आर कंसर्न, तो बच्चों को मुश्किल होती है उस चीज को कर पाने। हम ऐसा क्या करें, और थोड़ा सा इस मैकेनिज्म को हमें समझना चाहिए कि बच्चे के शरीर में, उसके दिमाग में ये पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, पूरा उसका सीखने की जो प्रक्रिया है वो कैसे ब्रेन में काम करती है। तो थोड़ा सा मैं आपको आज इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। कोई भी स्टूडेंट या किसी भी बच्चे का जो मानसिक विकास है, उसकी एनर्जीज किस तरह से उसके भीतर चैनलाइज होनी चाहिए या वो कैसे काम करती है। तो एक थियरी है जिसे ट्राई यूनियन ब्रेन थियरी कहा जाता है। तीन तल पर हमारा जो ब्रेन है वो काम करता है। इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में एक लेबर का लेवल है, एक फिर मैनेजरियल लेवल है और एक ऑनरशिप का लेवल है। ठीक उसी तरह से बच्चे के ब्रेन के तीन जो मेजर पार्ट्स हैं, सबसे पहले जिसे हाइंड ब्रेन कहते हैं, उसको मिड ब्रेन, और फिर उसके बाद उसका फोर ब्रेन। तीन जो उसके बड़े पार्ट्स हैं दिमाग के, और ये तीनों अलग अलग तरीके से चीजों को नियंत्रित करते हैं और कंट्रोल करते हैं। अब आप देखिए, हाइंड ब्रेन जो है बच्चे का, उसका काम होता है सारे के सारे लाइफ सपोर्ट को देखना। सारे का सारा जो उसका ब्रीदिंग है, ब्लड सर्कुलेशन है, बॉडी का डाइजेशन है, बॉडी का रेस्पिरेशन है, वो सारी प्रोसेसेस के साथ वो डील करता है। वहीं पर जो बच्चे का मिड ब्रेन है वो काम करता है किस पर, जितने भी तरह के सेंसरी इनपुट्स होते हैं उन सेंसरी इनपुट्स को वो प्रोसेस करता है। और तीसरा जो फोर ब्रेन है वो बच्चे को चुनाव के लिए मतलब काम करता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो जो डिसीजन मेकिंग है, उस डिसीजन मेकिंग में जो है वो फोर ब्रेन हेल्प करता है। फोर ब्रेन का काम है अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, कॉम्प्रिहेंशन। तो किसी चीज को समझना है, किसी चीज को उसकी गहराई में जाना है, एकाग्र होकर उस पर विचार करना है, लॉजिक पे जाना है, तो ये पर फोर ब्रेन जो है वो इस चीज पे काम करता है। अब आप देखिएगा कि सबसे पहली बात, जब बच्चे घर पर होते हैं
ये जो सबसे पहला जो मैंने बताया ब्रेन का पहला पार्ट जिसे हाइंड ब्रेन कहते हैं, ये सबसे नीचे वाला ब्रेन का पार्ट है। और जब बच्चा एक व्यवस्थित दिनचर्या में होता है, जब उसका एक डिसिप्लिन होता है, एक उठने का टाइम है, एक सोने का टाइम है, स्कूल जाने का टाइम है, एक उसका फिक्स रूटीन होता है, लंच का एक फिक्स टाइम है। तो जब एक फिक्स रूटीन बच्चे का होता है तो इस रूटीन में हाइंड ब्रेन जो है वो करीब 20% ऊर्जा, एनर्जी में अपना पूरा काम कर लेता है। और बच्चा जब एक नियमित अपने सिस्टम में होता है, भाई मुझे ये क्लासेस करनी है, इतना पढ़ना, ये इतना करना, इतनी देर टीवी देखना है, जब वो एक व्यवस्था में होता है तो उसका एक एक्सपोजर का जो लेवल है उसकी वजह से जो सेंसरी इनपुट भी उसके दिमाग में है जो जा रहा है, तो मिड ब्रेन भी जो अपना काम करता है करीब 20% एनर्जी से 20-30% एनर्जी से वो भी अपना काम कर लेता है। और करीब करीब 50% एनर्जी जो है वो फिर भी होती है ब्रेन के पास एक्सरसाइज करने के लिए, जहां पर अपने फोकस को बनाना, अटेंशन को बनाना, प्लानिंग के बारे में काम करना, लर्निंग के ऊपर काम करना, जो कि फोर ब्रेन के लिए बच जाती है। अब कोविड टाइम्स में जो एक इंटरेस्टिंग चीज, एक पैटर्न समझ में आया कि बच्चे क्या करते हैं, उनका उठने का टाइम फिक्स नहीं होता, उनका नहाना, फ्रेश होना, मतलब बहुत एक अव्यवस्था जैसी जो है बहुत बार देखने में आती है। और बच्चों की जो नियमित दिनचर्या है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है। और इस दिनचर्या के गड़बड़ाने से जो उसका हाइंड ब्रेन का जो एनर्जी कंजम्पशन है, क्योंकि अब उसे हर पल तैयार रहना पड़ता है, अभी मैं कुछ खा सकता हूँ, अभी खाने का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमेशा तैयार रहेगा। पहले एक रूटीन होता है कि बच्चा लंच ब्रेक होगा, उसके बाद ये करेगा, लेकिन नहीं, अभी मैं किचन में घुसा, कुछ भी खाया, तो हमेशा उसका डाइजेस्टिव ट्रैक लगातार काम कर रहा है। फिर क्योंकि कोई एक अनुशासन जीवन में नहीं है, तो ये जो हाइंड ब्रेन है जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम को के ऊपर काम करता है, उसका उसका एनर्जी कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। वो मतलब 40% 50% जो एनर्जी जो ब्रेन के लिए, ब्रेन के हिस्से में आती है, वो अकेला जो है वो कैप्चर करता है। और दूसरा फिर क्या होता है कि जो बच्चे का जो मिड ब्रेन जिसे हम कहते हैं, मेमिलियन ब्रेन भी जिसे कहते हैं, क्योंकि बच्चे घर पे होते हैं तो टीवी देख रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं, कुछ और लगातार लगातार जो है वो सेंसरी इनपुट जो है वो ब्रेन में जा रहा होता है। कई बार बच्चों को वीडियो गेम खेलते होते हैं, तो ये जो सेंसरी इनपुट है वो मिड ब्रेन का डेटा, मतलब मिड ब्रेन का जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको भी बहुत बढ़ा देता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि बच्चे की करीब करीब मतलब 40-50% एनर्जी हाइंड ब्रेन और करीब 40-45% एनर्जी जो है वो मिड ब्रेन कंज्यूम कर लेता है, एज फार एज द टोटल एनर्जी विच ब्रेन इज कंज्यूमिंग। तो जो फोर ब्रेन है, जो निर्णय लेने की पावर रखता है, जो डिसीजन की पावर रखता है, जो सही और गलत में से चुनने की पावर रखता है, उसके पास 5-7% एनर्जी बचती है। तो वो हमेशा एनर्जी डिप्राइव्ड होता है, ऊर्जा की कमी होती है उसके पास। तो वो जब भी कोई बात आएगी कि पढ़ लूं, तो पढ़ाई में अब ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो उस निर्णय को से बच के वो निर्णय लेना चाहता है जो कम ऊर्जा में हो जाए, कम एनर्जी में जो काम हो जाए। तो फोर ब्रेन के सारे डिसीजन जो है ना वो इस आधार पे होते हैं कि जब एनर्जी नहीं है तो जो जो लेस एनर्जी कंजम्पशन वाली जो चीजें हैं उनकी तरफ वो आकर्षित होता है। तो चाहे सोने की बात है, आलस करने की बात है, टाल मटोल करने की बात है, वो निर्णय सहज है क्योंकि वो टल जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। तो आपने नोटिस किया होगा बच्चों में कि वो हमेशा टीवी के सामने बैठे रहना पसंद करते हैं या वीडियो गेम के उसमें लगे हुए हैं, और उनकी अटेंशन जो है वो बन नहीं पाती है, एकाग्रता जो है उनकी बन नहीं पाती है। दैट इज द रीजन कि वो फोर ब्रेन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन में नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पेरेंट्स के लिए कि जब बच्चे घर पर हो तो उनकी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बच्चा सुबह टाइम से उठ रहा है क्या डेली, टाइम से तैयार हो रहा है क्या डेली, टाइम से वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है क्या, टाइम से वो अपना लंच कर रहा है क्या, टाइम से उसको रिफ्रेशमेंट मिल रहा है क्या, टाइम से वो डिनर कर रहा है क्या, इसका रूटीन, टाइम से सोने का रूटीन पता चल रहा है कि, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में होता है तो मोरलेस उसका 2-3 बजे तक स्कूल का रूटीन है, फिर वो वापस आएगा, स्कूल का होमवर्क वो खत्म करता है, क्योंकि उसको प्रेशर रहता है कि अगले दिन टीचर फिर मुझे टोकेंगी, वो कहेंगी बेटा तुमने काम क्यों नहीं किया है, तो वो एक प्रेशर रहता है। अब जैसे ही बच्चा और वो जैसे होमवर्क खत्म करता है तो उसका खेलने का होता है, क्योंकि वो दिन भर से पढ़ रहा है तो दोस्तों के साथ शाम को खेलने चला जाता है, फिर खेल के वापस आता है, हाथ मुंह धोता है, फिर एक रूटीन होता है कि कुछ खाना खाना है, फिर पापा मम्मी के साथ थोड़ी देर कुछ टीवी देखना है, तो एक रूटीन बंधा रहता है और उस रूटीन की वजह से उसका हाइंड ब्रेन एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम होता है।
और फिर उसके उसके लर्निंग के लिए उसके पास एनर्जी होती है। तो सबसे बड़ी चुनौती इस नियमित अनुशासन को बनाए रखना, इस डिसिप्लिन को बनाए रखना, वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो सबसे पहले तो हमें इस पर काम करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बच्चे का जो जैसे मैंने कहा कि मिड ब्रेन बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे जैसे डेटा कंजम्पशन बढ़ता जाता है तो बच्चे मोबाइल पर होते हैं, तो कई बार बहुत बहुत घंटे तक वो मोबाइल पे होते हैं। आपको लग रहा होता है कि वो स्कूल का काम कर रहे हैं, लेकिन वो स्कूल का काम नहीं, वो गेम खेल रहे होते हैं या फिर कुछ और चीजें कर रहे होते हैं। और कई बार क्या होता है, पेरेंट अपने काम में बिजी होते हैं, मदर्स भी अपने काम में बिजी होती है, उनको लगता है ठीक है फोन लेके बैठा है एक जगह, कम से कम मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर। बट दैट इज अ डेंजरस थिंग, तो इसलिए इन खास तौर से बच्चे की नियमित दिनचर्या के ऊपर, और साथ ही साथ उस नियमित दिनचर्या के अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसका जो सेंसरी डेटा इनपुट है, जो चाहे वो स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिटेड होना चाहिए। अगर वो स्क्रीन टाइम लिमिटेड नहीं है तो उसकी एकाग्र होने में, मेमोरी फॉर्मेशन में, लर्निंग में, अटेंशन में, इन सब में जो है हमको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो एक तो ये बच्चे का जो ऊर्जा का जो मैनेजमेंट है, इसके बारे में ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इस बारे में अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है, कैसे अपन इसको हैंडल करें, क्या प्रैक्टिकली जो बातें मैंने आपसे बोली, वो प्रैक्टिकल चुनौतियां आप एक्सपीरियंस करते हैं क्या, घर पे बच्चों के साथ ऐसा है क्या, तो अपन थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी के थ्रू भी जो है इस चीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया कि कैसे बच्चे की जो ऊर्जा है, कैसे उसकी एनर्जी और उसका एनर्जी का ब्रेन में चैनलाइजेशन, और उस चैनलाइजेशन का प्रभाव उसके सीखने पर, एकाग्र होने पे, उसकी अटेंशन पर कैसे पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की, समझाने का प्रयास किया। तो एक बार इसके बारे में अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो उनके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ओवर टू यू पेरेंट्स, आप में से कोई भी अगर कुछ सवाल इस बारे में जो हमने डिस्कशन किया है, इस बारे में आपके जहन में कोई सवाल है तो आप जरूर पूछें। चैट पे लिख सकते हैं या फिर आप चैट पे लिख सकते हैं या अपना माइक ऑन करके यू कैन आस्क, मतलब दैट इज अप टू यू। ओके, तो आपके मन में कोई सवाल मुझे दिखा नहीं। ओके, ठीक है। सवाल कई बार मतलब घबराहट होती है, पूछें कैसे, या कई बार ऐसा होता है कि चलो कोई नहीं। तो मैं एक बार थोड़ा सा, फोन करके, हाँ आप फोन करके भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी इन सवालों को रख सकते हैं डेफिनेटली, तो उस रूप में भी हम बात कर सकते हैं। तो इस छोटी सी बातचीत के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की किस तरीके से बच्चे जो हैं वो उनकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी का मैनेजमेंट जो है वो कैसे उनके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। हम अक्सर थोड़ा सा लिबर्टी लेते हैं, कोई बात नहीं बच्चा घर पे है, थोड़ा आराम से उठ रहा है, कोई बात नहीं थोड़ा देर से अपना काम कर रहा है, कोई बात नहीं, वो एक फ्रीडम हम उनको देते हैं। लेकिन कई बार वो फ्रीडम जो है वो बच्चों के अगेंस्ट चली जाती है और उनका एक नुकसान जो है वो उससे होता है। ओके, तो इस बातचीत के बाद एक और छोटी सी चीज है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आए तो आप जरूर पूछेगा। एक और दूसरी चीज जो मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ, पहला प्रयास हमारा होना चाहिए बच्चे की ऊर्जा को कैसे चैनलाइज करें। दूसरी जो हमारा प्रयास होना चाहिए, जहां तक बच्चे के पूरे संपूर्ण विकास की बात है, सर्वांगीण विकास की बात है, दूसरी महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि किस प्रकार से बच्चे का जो मन है, उस मन को हम कैसे प्रशिक्षित कर रहे हैं, कैसे उस बच्चे का जो माइंड है वो कैसे ट्रेंड हो रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैं ये कि जो मेरे बच्चे हैं और काम करते हैं तो फुल एनर्जी से करते हैं, फुल एनर्जी। और पढ़ने के लिए बोलूंगी तो आधा घंटे में उनके हमको।
हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बात आपकी सही है। बच्चे को अगर आप खेलने का मौका देते हैं तो वो फिजिकल एनर्जी उनके पास बहुत है, शारीरिक ऊर्जा वो बहुत खर्च करते हैं, और शारीरिक ऊर्जा को इधर उधर यहाँ वहाँ करने में वो बहुत करेंगे। दूसरी बात ये है कि लेकिन जैसे उनको आप पढ़ने को बोलेंगे तो वो कहेंगे कि ओह, ओ माय गॉड, अब तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब तो मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये कि बच्चे हमेशा वो चीज जिससे उनको तुरंत रिजल्ट मिलता है, तुरंत जिससे उनको लगता है कि ये मेरा अचीवमेंट है, ये मैंने कर दिया है, ये मुझे हासिल हो गया है, उस अचीवमेंट के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेल खेल में उनको एक जीत का एहसास होता है, उनको लगता है ओ वाह, मैंने ये सब कर दिया, देखो ये हो गया। ये जो एक सेंस है बच्चे के भीतर कि मैंने ऐसा कर दिया और मैंने ऐसा ऐसा ये हो गया, जैसे ही ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उसके भीतर आता है, तुरंत उसके भीतर कुछ पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो पॉजिटिव हार्मोन्स जो है उसको अच्छा फील कराते हैं, ओ वाह, गुड। दूसरी तरफ जब बच्चे को लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें उसमें मैंने किया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला, और आप देखिएगा कि जब प्रयास बच्चा कर रहा है और उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कर रहा है, कोशिश कर रहा है, या जब भी एफर्ट डाल रहा है, लेकिन उसको रिजल्ट, इच्छित रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत में धीरे 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 उस चीज से वो दूर हटने लगता है। हम बड़ों में भी ये एक बेसिक टेंडेंसी है, अगर हम किसी काम को करने की कोशिश करें और वो काम हमसे नहीं हो रहा, हम बहुत कोशिश करें, नहीं हो रहा, फिर कोशिश करें, फिर नहीं हो रहा, तो हम में से बहुत सारे लोग जो है फिर उस काम को छोड़ देंगे, उसे क्विट कर देंगे, उसको कहेगा ठीक है, लेट समबडी एल्स डू इट, चलो किसी और को देते हैं, मैं नहीं कर रहा। तो हम वही चीज, हाँ, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात कि बच्चों को जब वो खेलते हैं तो क्विक रिजल्ट मिलता है, जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनको क्विक रिजल्ट नहीं मिलता है। पढ़ाई में अभी उन्होंने आज किया, फिर कल करना है, फिर परसों करना है, और वो जो पढ़ते भी हैं वो भी थोड़े समय बाद उसे भूल जाते हैं। तो इसलिए वो उनको एक खुशी जो मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं। तो अपन एक काम करेंगे, हमने देखा है कुछ बच्चों के साथ काम करके, बच्चों को अगर पढ़ने के समय आप छोटे टारगेट्स बना के दें, इनको हम क्वांटम टारगेट्स कहते हैं, आप छोटा सा एक टारगेट बनाएं बच्चे के लिए, 10 मिनट का, 15 मिनट का, और अगर वो टारगेट उसने अचीव कर लिया तो फिर थोड़ा उसको कैसा लग रहा है, और ये मैंने कर दिया, थोड़ा उसको अप्रिसिएशन आपसे मिले, और फिर आप कोई उसको चैलेंजिंग कोई टास्क दें और फिर उसमें एक अचीवमेंट निकल के आए। अगर उसकी पढ़ाई के क्षेत्र में आपने उसके नंबर ऑफ अचीवमेंट्स को बढ़ा दिए तो निश्चित तौर पर उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है पढ़ाई के लिए वो बढ़ता चला जाएगा। पर हमको ये डिजाइन करना पड़ेगा, हमको ये प्लान करना पड़ेगा कैसे हम उसके नंबर ऑफ जो अचीवमेंट्स है पढ़ाई में उनको बढ़ा दें, और इनको बढ़ाने के लिए बच्चे को एक छोटी सी आदत डालनी पड़ेगी। जब भी वो पढ़ने बैठे तो हम उसके सामने एक लक्ष्य रखें, एक टारगेट रखें, आपको इतनी देर में ये पढ़ना है, इतनी देर में आपको ये कवर करना है, और अगर वो बच्चा कर लेता है तो फिर उसको अप्रिसिएशन करें। तो अगर अचीव नंबर ऑफ अचीवमेंट्स अगर हम पढ़ाई में भी बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली जो है बच्चे का पढ़ाई में धीरे 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 मन लगने लगता है। अभी एक सवाल पूछा है इन्होंने, मैम ने पूछा है, रानी इमरान मैम ने पूछा है कि क्या हमें बच्चों को डराना चाहिए अगर वो फोन देखता है पूरा दिन? तो मैम इस बात को ऐसे समझिए, अगर बच्चा पूरा दिन फोन देखता है तो निश्चित तौर से जो है उसके लिए घातक है, उसके दिमाग के लिए हर तरीके से वो नुकसानदायक है, इसमें तो कोई मतलब शक शुबह की कोई बात ही नहीं, 100% वो उसको नुकसान कर रहा है। अब सवाल ये है कि एक तरफ बच्चा जो है वो पूरे दिन फोन पे लिए बैठा है, क्या हमें उसे डांटना चाहिए? हाँ, आप मुझसे पूछेंगे तो ये बहुत बहुत सिंपल सी बात है, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स हैं वो सारे के सारे स्मार्टफोन्स जो है वो पासवर्ड से लॉक हो जाते हैं। तो आप अपने पासवर्ड जो आपका फोन है उस फोन के जो पासवर्ड है वो बच्चों के साथ शेयर नहीं करें। बहुत बार मैं देखता हूँ बहुत से मदर, बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अपने फोन का पासवर्ड देके रखते हैं,
और बच्चे जो हैं वो जब मर्जी चाहे फोन खोलते हैं, जब मर्जी चाहे जितना मर्जी चाहे फोन यूज करते हैं, एंड दैट्स अ वेरी बैड हैबिट। वो बच्चे के लिए बहुत नुकसान करती है। और मैं तो कहता हूँ बच्चे को डांटने की जरूरत ही नहीं। डांटने की जरूरत इसलिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डांटना ही नहीं चाहिए, कई बार कुछ चीजों के लिए बच्चों को डांटना भी पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम ऐसी परिस्थिति ही ना क्रिएट करें। आप अपने फोन पे अपना पासवर्ड लगा के रखें, जब उसका टाइम खत्म हो गया, आपने एक बार फोन को जो है वो ऑफ कर दिया, अब फोन पे लॉक है, आपके बच्चे को पासवर्ड पता नहीं है, अब वो फोन से कुछ नहीं कर सकता। तो अगर हम पहली बार बच्चे को सारा एक्सेस भी दे देते हैं, और एक्सेस देने के बाद फिर हम उसके साथ कहते हैं फोन रख दे, फोन रख दे, फोन रख दे, तो धीरे धीरे हम बच्चे को इस बात के लिए ट्रेंड कर रहे हैं कि मैं जब 20 बार बोलूंगा तो मेरा बच्चा मेरी बात सुनेगा। इवन मैं तो कहता हूं कि आपको एक बार भी उसको कहने की जरूरत नहीं। अगर आपका फोन का पासवर्ड आपके बच्चे को नहीं पता, वो पढ़ाई करता है, आप पासवर्ड डाल के देते हो, बेटा ये लो, और जैसे ही उसके पढ़ाई का सत्र खत्म हो जाता है, आप आते हैं, उससे फोन लेके बंद कर देते हैं, एंड दैट्स इट, स्टोरी एंड्स हियर। ना कोई जिद करने की बात, ना कुछ और करने की बात, एक ही बार में उस बात को अपन सम्मिट कर सकते हैं। बट पूरे दिन सेलफोन, अच्छा एक और बात बताता हूँ आपको, देखिए इंसान जो कुछ करता है, बच्चा जो कुछ करता है वो कैसे करता है, बच्चे का बिहेवियर, बच्चे का एक्शन, चाहे वो पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो खेल रहा है, ये सब चीजें किस पर निर्भर करती है? ये सारी चीजें, बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चे का जो एक्शन है, वो निर्भर करता है उसके दिमाग में यहाँ क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, किस तरह के विचार उसके भीतर चल रहे हैं। तो जिस तरह के विचार उसके भीतर चलेंगे, उसी तरह का उसका व्यवहार होगा, उसी तरह का उसका आचरण होगा, उसका बिहेवियर होगा। अब सवाल ये उठती है कि बच्चे के अंदर विचार कैसे होते हैं, विचारों का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से वो सोचेगा, किस तरह के विचार उसके भीतर होंगे। तो ये निर्भर करता है कि वो विचार का जो सोर्स है वो कैसा है। हम आप हमेशा ध्यान से देखिएगा कि किस तरह के विचार हम हमारे जहन में आएंगे, जिस तरह की चीजें हम देखते हैं, जिस तरह की चीजें हम सुनते हैं, जिस तरह की चीजें हम बोलते हैं। तो जो हमारा इनपुट है, जिस तरह की चीजें हम अपने दिमाग में डालते हैं, धीरे 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 दिमाग हमारा वैसा ही निर्मित होने लगता है। जैसी चीजें आप बार बार पढ़ेंगे, जैसी चीजें आप बार बार देखेंगे, दिमाग धीरे 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 वैसा ही बनने लगता है। आवर माइंड इज अ फ्लूइडिक थिंग। वो मतलब हमारा दिमाग ऐसा नहीं कोई हार्ड एंड फास्ट चीज है। हमारा जो दिमाग का मतलब माइंड की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमारा जो मन है वो कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं, वो लगातार परिवर्तित होता रहता है, लगातार बनता रहता है। वो बनता किससे रहता है? जो हम इनपुट अपने भीतर डालते हैं, जो चीजें आंखों से देखते हैं, जो चीजें कानों से सुनते हैं, जो चीजों को हम फील करते हैं, जिस तरह की, तो वो लगातार हम अपने माइंड को जो है वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं। माइंड उसी से निर्मित हो रहा होता है। तो जब बच्चा एक सेलफोन को लेकर बैठा और सेलफोन पे पता नहीं वो क्या क्या देख रहा है, तो वो देखने की प्रक्रिया में एक तरह से अपने व्यक्तित्व का भी निर्माण कर रहा होता है। वो अपने आप को उस क्षण में जब वो फोन के सामने बैठा है, तो वो अपने आप को बना रहा होता है। अगर एक आप किसी भी महापुरुष के जीवन को उठा के देखिए, उन्होंने हमेशा बहुत सी किताबें पढ़ी होती हैं, बहुत सी बायोग्राफीज पढ़ी होती हैं। क्यों? बचपन में वो जो किताबें पढ़ते हैं, उन किताबों की वजह से उनके दिमाग पे एक अलग तरह का प्रभाव आता है, एक अलग तरह का विचार उनके मन में आता है, और धीरे 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 उनके सोचने समझने का तरीका, चीजों को देखने का तरीका, वो धीरे धीरे वैसा ही होता चला जाता है। तो दिमाग पर जो इनपुट है वैसा ही आउटपुट होगा। इसे गीगो प्रिंसिपल कहते हैं, मतलब गुड थिंग्स इन गुड थिंग्स आउट, या बैड थिंग्स इन बैड थिंग्स आउट। तो बच्चा क्या देख रहा है वो बहुत 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 मैटर करता है, और कितनी देर देख रहा है डेफिनेटली मैटर करता है। ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती है। इसलिए ये पासवर्ड प्रोटेक्शन फोन का होना, इट इज वेरी मच नीडेड। ये बहुत जरूरी है इसको होना। अभी हम अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। सर एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ जी मैम। सर क्वेश्चन ये है कि कोई बच्चा अपन कोई टारगेट उसको दे दें कि आप ये करो, तो वो बोलता है कि हाँ कर लूंगा मैं 15 मिनट में, फिर फोन दे दोगे आप, तो वो क्या हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं? ये आपने बहुत सही बात कही। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि फोन कोई बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। हमने कहा बच्चे को, इसको ऐसे समझिए कि फोन कोई गिफ्ट नहीं, फोन कोई उपहार नहीं, फोन एक इक्विपमेंट है, इट्स अ टूल। और उस इक्विपमेंट पर, उस टूल पर, उस स्क्रीन पे बच्चा क्या देख रहा है, उस चीज से बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है।
तो अब आप देखिए कि बच्चा जिस चीज से, अब जैसा उसका व्यक्तित्व होगा वैसा उसका जीवन होगा। तो बच्चे जो है वो अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं उस सेल फोन के थ्रू। ये बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है। आपने बच्चे को एक किताब पकड़ा दी, बेटा ये विवेकानंद जी की किताब है, पढ़ो। बेटा ये कलाम साहब के बारे में एक किताब है, पढ़ो। अब आपको कोई रिस्क नहीं है उस किताब में, वो भले 10 पन्ने पढ़े, भले 20 पढ़े, भले पूरी किताब पढ़े, देयर इज नो रिस्क। आपने बच्चे को एक सेलफोन दे दिया और उस सेलफोन में वो कुछ भी देख रहा है, अच्छा बुरा भला कुछ भी देख रहा है, और वो चीजें उसके भीतर जा रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको कि आप अपने बच्चे को एक 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 फूलों के बगीचे में ले जाके बिठा देते हैं। दैट इज लाइक अ बुक। किताब जो है वो फूलों के बगीचे जैसी है। आपने एक अच्छी किताब निकाली और अपने बच्चे को दे दी। अब क्या नुकसान होगा? फूल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब आपने बच्चे को क्या किया कि एक ऐसी जगह बिठा दिया जो एक ओपन मार्केट है और वहां पर हर कोई हर कुछ कर रहा है। अब बच्चे कुछ अच्छी चीजें देख रहे हैं, कुछ बुरी देख रहे हैं, कुछ बहुत ही बुरी देख रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा स्टडी बताता हूँ। अभी आज सुबह मेरी एक फ्रेंड है, उनसे मेरी बात चल रही थी, यूएस में वो रहते हैं, और वो मुझे बता रहे थे कि कमलेश, जो यूएस के जो बच्चे हैं उनके ऊपर वो बहुत टीवी देख रहे हैं। कोविड के दरमियान बहुत टीवी देख रहे हैं, और टीवी में भी बहुत वायलेंट प्रोग्राम्स देख रहे हैं, मतलब गुस्से वाले, हिंसा से भरे हुए बहुत वायलेंट प्रोग्राम्स बच्चे देख रहे हैं। उनका असर क्या हो रहा है? यूएस वगैरह में गन्स बहुत कॉमन होती है, घरों में हथियार बहुत कॉमन होते हैं, लोडेड गन्स। बच्चे ने कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, बच्चे ने गन निकाली है और अपने बहन भाई पे चला दी है, गन निकाली अपने पेरेंट्स पे चला दी। तो आप सोचो कि एक हथियार अपने ही भाई बहन पे चलाना या पेरेंट्स पे चलाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने लाख बार वो गन चलाते हुए देखा है स्क्रीन के ऊपर किसी को, तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाती। पबजी वगैरह में खेलते हैं तो बहुत सारे ऐसे गेम है, पबजी जैसे बिल्कुल हम कह रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे वॉयलेंट गेम्स होते हैं जहां बच्चे गन्स चलाते हैं। तो हमारा जो दिमाग का एक बड़ा हिस्सा है मैम, उस दिमाग के बड़े हिस्से में इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज मतलब क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो रियल वर्ल्ड में और वर्चुअल वर्ल्ड में फर्क नहीं करता। तो अगर वर्चुअल वर्ल्ड में भी हम किसी को गोली मार रहे हैं, तो अगर पर्याप्त बार कोई बार बार ऐसा कर रहा है, तो रियल वर्ल्ड में भी उसे गोली मारने में ज्यादा हिचक नहीं होगी। तो वो एक ट्रेनिंग की बात है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमको बच्चे को सेलफोन जो है वो एक उपकरण है, वो एक इक्विपमेंट है, वो कोई खिलौना नहीं है। पर ज्यादातर समय पेरेंट जो है वो उसको एक खिलौना समझ के, बच्चे ने अपना पढ़ाई पूरी कर ली तो चलो तो अब एक खेलो, ठीक है ना। बहुत रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। इंटरनेट पे वो कौन सी साइट्स देखेगा? यूट्यूब पे बहुत कुछ है, यूट्यूब पे एग्जैक्टली उसे क्या देखना चाहिए, तो उसके एक चैनल्स की आप एक लिस्ट बना दो, बस ये यूट्यूब चैनल्स, और वो भी यूट्यूब चैनल्स में कोशिश करो टीवी पे चलाने की, ताकि आपको ध्यान में रहे कि वो क्या देख रहा है। ये बहुत जरूरी है। ये इसको अपन ऐसे नहीं कर सकते कि ये रिवॉर्ड है, अब तुम 1 घंटा बैठो और तुम अपने आप जो मर्जी में आए वो देखते चले जाओ। तो मेरा ऐसा सोचना है मैम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सर हाँ सर मैं ये पूछना चाहती थी कि हम लोग फोन नहीं देते बच्चों को, लेकिन वो लोग बाहर अपने दोस्तों से ले लेते हैं, देखते हैं, तो फिर क्या करें उसका? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि वो फ्रेंड से ले लेंगे, दूसरों से वो ले लेंगे फोन। धीरे धीरे हमें बच्चों को उसके बारे में एजुकेट करना पड़ेगा। हमें देखो मैम, मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको सच बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे एक हथियार है, जैसे कि एक रिवॉल्वर है, लोडेड रिवॉल्वर है। अब रिवॉल्वर की क्या जरूरत है? तो आदमी कहेगा हाँ यार, वो एक मुसीबत की घड़ी में आवश्यकता पड़ने पर वो आत्मरक्षा के लिए एक है, उसकी जरूरत है, हथियार की होना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि रिवॉल्वर या उस हथियार का हमारे पास होना जो है वो हमें एक सुरक्षा की भावना दे रहा है, और वो हमको पता है कि ये इसका नुकसान भी हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, और ठीक है, इसकी एक उपयोगिता है। मैं मोबाइल फोन को मोरलेस एक हथियार की तरह देखता हूं। ये मोबाइल फोन हथियार की तरह देखने का मतलब है, हाँ इसका फायदा है,
इसका ये एक टूल है, एक साधन है, हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। और एक दूसरे से जब हम कनेक्ट कर सकते हैं तो इसका एक फायदा है, लेकिन ये जो फायदा है, इस फायदे से उसका कई गुना बड़े भारी नुकसान हो सकते हैं, और मैम हो रहे हैं। दुनिया भर में बच्चों को मोबाइल की वजह से बहुत तरह के डिसऑर्डर्स, बहुत तरह की बीमारियां, स्क्रीन मैनिया बच्चों को हो रहा है, कई तरह के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, कई तरह की मानसिक बीमारियां हो रही हैं। लेकिन इसके प्रभाव, ये धीमा जहर है, इट इज अ स्लो पॉइजन। पता नहीं चल रहा कि इसका इम्पैक्ट दिमाग पे कैसे पड़ रहा है, कितना पड़ रहा है, क्या हो रहा है। आप देखिए आज के बच्चे जितना अनसुनी कर देते हैं, आप बच्चे को बोलो बेटा एक काम करना, अनसुनी कर देगा आपकी बात। छोटी सी बात आपने उसकी नहीं मानी तो इरिटेट हो जाएगा बहुत ज्यादा। ये छोटे छोटे ऐसे लक्षण हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि मामला बिगड़ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चा है, नादान है, हम उनको माफ कर देते हैं, हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके एक्सपोजर से हमारे बच्चे के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और कैसे, भले ही वो घर पर है लेकिन उसके सर्वांगीण विकास को हम कैसे वो करें, कैसे हम मॉनिटर करें, कैसे हम उसमें सहयोग करें। तो इसलिए मैं कहता हूं ये सेलफोन डेंजरस है, ये इक्विपमेंट है लेकिन ये डेंजरस है, खतरनाक है। हेलो सर। हाँ मैम। सर आई हैव 2 किड्स एंड उन दोनों का कैसे रहता है कि अगर एक को भी थोड़ा मैंने अप्रोच कर लिया तो सेकंड स्टार्ट्स फाइटिंग, किसी को भी थोड़ा टेंशन मिल गया तो अदर गेट्स अपसेट एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि अगर मैं उसे फोन ना दूं, मैं थोड़ी स्ट्रिक्ट बन जाऊं, बट आई एम नॉट द ओनली पर्सन लिविंग इन द हाउस, उसे कोई ना कोई दे देता है फोन, उससे कैसे डील करें। एंड द थर्ड थिंग इज द टेंट्रम्स, छोटी छोटी बातों पे they throw a lot of tantrums, तो how to deal with all of this? जी मैम, तो आपने 2-3 चीजों के बारे में बात की मैम। एक तो बात ये हो गई कि घर में कोई दूसरा उसे फोन दे देगा, दादाजी या दादी जी उसे फोन दे देंगे। तो ये एक मैटर ऑफ फैमिली है, हमको परिवार के सदस्यों के साथ भी इसके बारे में एक बार चर्चा करनी पड़ेगी। मैंने जैसे बार बार आपको क्या कह रहा हूँ कि सेलफोन जो है वो कोई टॉय नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है कि हम देते जा रहे हैं बच्चों को और बच्चे इसको करते जा रहे हैं। ये घर के हर सदस्य को जो है वो हमें पकड़ने की जरूरत है, इस बारे में हर सदस्य को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि आप जरा थोड़ा सा स्टडी करेंगे और इसके असर को, इसके प्रभाव को देखेंगे तो पता चलेगा कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है बच्चों के ऊपर इस सेलफोन का। तो इसको बहुत सावधानी से यूज करना है और घर के बाकी सदस्यों को भी इसके बारे में बताने की, एजुकेट करने की एक आवश्यकता है। दूसरी बात जो आपने कही कि बच्चे बहुत टेंट्रम शो करते हैं, यू आर राइट। बच्चों के दिमाग में मैम कुछ खास तरह के न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब ये मिरर न्यूरॉन्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए। मतलब आपने देखा होगा जैसे कोई व्यक्ति बैठे हैं और अगर उनको उबासी आती है, दूसरा व्यक्ति भी उनको देख के उबासी लेने लगता है। ये मिरर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये कॉपी करते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ करते हुए देखेंगे, उसे कॉपी करेंगे। अगर आपने ध्यान से कभी देखा हो, किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रभावित होते हैं तो आप उस व्यक्ति के जैसे सोचने लगते हैं। कई बार तो आपको लगता है कि अरे मैं वैसे ही बिहेव कर रहा हूँ जैसे जैसे मैंने उस व्यक्ति को करते हुए देखा था। तो ये मिरर न्यूरॉन्स को जो चीज अच्छी लगती है ये उसे कॉपी करते हैं। अब बच्चे क्या होता है, टीवी पे बहुत ज्यादा जो है ये लोग कार्टून शोज देखते हैं और उस कार्टून शो में जैसे वो कार्टून हरकतें करते हैं उसी हिसाब से इनको मजा आता है। जब इनको मजा आता है तो इनके जो मिरर न्यूरॉन्स हैं वो उन कार्टून्स की कुछ चीजों को जो है वो अपने भीतर ले लेते हैं, उनको वो कॉपी कर लेते हैं, उनके बिहेवियर को। तो आप बहुत बार देखेंगे बच्चे जरूरत से ज्यादा चंचल होते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, ये क्योंकि वो कार्टून में वो सब देख रहे होते हैं और उनकी मिरर न्यूरॉन्स जो है उसे कॉपी कर रहे होते हैं उस बिहेवियर को। साथ ही साथ मैम एक और बात जिसपे मैं आपके ध्यान को लेके जाना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में बच्चों की जो ग्रोथ है, मतलब मुझे लगता है कि वो एक माँ की जगह पूरे फैमिली के हर एक व्यक्ति की वो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए, हमें ऐसा एक टाइम होना चाहिए जब हम बच्चों के बारे में एक दूसरे के साथ बैठ के थोड़ी बातचीत कर सकें। मैं देखता हूँ कि ये जो फैमिली टाइम है, फैमिली डिस्कशन का टाइम है, बच्चे की स्ट्रैटेजी डिजाइन करने का टाइम है कि बैठ के पेरेंट्स सोचें कि अपने को उस बच्चे के लिए क्या करना है, इसके लिए क्या सोचना है, ऐसा एक टाइम जो है अपने यहाँ होता नहीं। हम सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे का खाना पीना पढ़ाई ये देखना, और मदर के पास जितना स्पेयर टाइम होता है उसमें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती जाती है। मुझे लगता है एक ऐसा टाइम होना चाहिए जब कॉन्शियसली बैठ के हम सब लोग थोड़ा सोचें उसके बारे में। और अगर हम इस तरह से बैठ के कलेक्टिवली डिस्कशन करते हैं तो 2-3 चीजें इसमें निकल के आएंगी। एक, जैसे आपने कहा, बच्चे जो है जिद करते हैं, टेंट्रम शो करते हैं। क्यों करते हैं? आपने किसी एक चीज के लिए बच्चे को मना किया, बेटा ऐसा मत करो, और वो जिद कर रहा है, फिर वो बोल रहा है, फिर वो बोल रहा है। उसने 5-6 बार कहा और आप किसी काम में बिजी हो, आपको क्या लगता है कि चलो उसको दे। पहले आपने मना किया था, लेकिन क्योंकि आप किसी काम में बिजी थे, उसने 4-5 बार बोला, आपने एक बार सोचा अरे यार लेट मी फोकस, ले ठीक है तू ले जा, आपने उसे दे दिया। अब बच्चे के दिमाग ने इससे क्या सीखा? 5 बार बोलने से मम्मा दे देती है, पापा को 10 बार बोलना पड़ता है, दादाजी को तो 3 बार ही बोलना पड़ता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इन चीजों को अपने, इनका दिमाग जो है उसे कॉपी करते रहते हैं। दे कंटिन्यूअसली कॉपी योर बिहेवियर, दे कंटिन्यूअसली सी हाउ टू हैक इनटू योर सिस्टम। तो उनको पता है कि जैसे मैं बताऊं, मैंने कुछ पेरेंट्स को सलाह दी थी कि बच्चे को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट इज यस व्हाट इज नो, बचपन से ही पता होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि मेरी मम्मी जब हाँ कहती है तो उसका मतलब हाँ है। कई बार बच्चे जब छोटे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ठीक है हम कल घूमने चलेंगे, कल मैं तुझे ये करके पिज्जा बना के दूंगी, या कल मैं तेरे साथ खेलूंगी। अब अगला दिन आया, आपने कहा था कि मैं खेलूंगी और फिर आप भूल गए। अब बच्चे को समझ में आ गया कि मम्मी की हाँ का मतलब हाँ नहीं होता। तो बच्चे को ये भी समझ में आ जाता है कि मम्मी की ना का मतलब भी ना नहीं होता है, एंड दैट इज अ कंफ्यूजन। तो अगर ये उसके समझ में आ गया है तो उसको एक बार ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो टेंट्रम्स बंद होंगे। एक बार अगर आपने हाँ कह दिया, आप सोचो हर छोटी बड़ी चीज के लिए उसे मना करो ही मत, लेकिन जो मेजर उसकी पर्सनैलिटी को शेप करने वाले इश्यूज हैं उन पे सीधा कह दो ना। और एक बार आपने ना कह दिया तो बस अब वो फाइनल है। वो बच्चा चाहे रोए 2 घंटे रोए चाहे 10 घंटे रोए, ना मतलब होता है ना। ठीक है ना? ये अगर ट्रेनिंग हम बच्चे को कर दें तो कभी कोई बच्चा टेंट्रम करेगा, उसको पता है इस टेंट्रम पर कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला, और जिस चीज का रिजल्ट नहीं आता बच्चे उस पर काम नहीं करते। तो उनको पता होता है मम्मी कितने डिग्री पे पिघलेंगी, मैं थोड़ा इतना रोऊंगा, इतने आंसू बहाऊंगा, इतना थोड़ा पैर पटकूंगा, और 10 मिनट बाद मम्मी मेरा जो कहा है वो कर देगी। तो वो एक प्रोसेस है जस्ट टू ग्रैब व्हाट शी और शी इज विलिंग फॉर। तो इसलिए हमको थोड़ा इस बात को समझ के बच्चे को और उसके साथ बात करनी चाहिए। और जब बच्चा रो रहा है तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसको छोड़ देना चाहिए, उसके साथ बैठे, भले उससे बात करें, बहुत जिद करें, करो बेटा कितना भी जिद करो, एक बार आपको बोल दिया, जब आप एक बार रो के थक जाओ तब आप आ जाए, फिर बैठ के बात करें। तो बच्चे को हमेशा ये समझा दो कि बातचीत के माध्यम से ही कुछ चीजें होती हैं फैमिली में, रोने करने से कुछ मिलता है। ठीक है ना? तो मुझे लगता है जैसे हम उनको ट्रेनिंग देते हैं धीरे धीरे उनका व्यक्तित्व वैसा ही ढलता चला जाता है। चलिए, तो आज हमने थोड़ी सी बातचीत की आपके साथ पेरेंटिंग को लेकर के, और एक एनर्जी चैनलाइजेशन जो है वो बच्चों में कैसे हो उसको लेकर के कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने आपसे कहा। अब आपके पास पूरा 7 दिन का टाइम है, आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उसकी एक डायरी बना लीजिए, उस डायरी में उनको नोट डाउन कर लीजिए, और अपन अगले संडे को जब ये बातचीत करेंगे तो वो प्रश्न आप मुझसे पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने आज इस सत्र को ज्वाइन किया, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमने इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी की है, इन केस आप इसे दोबारा सुनना चाहें या अपने किसी परिचित के फ्रेंड के साथ आप इसे शेयर करना चाहें तो that's perfectly fine with us. Once again, thank you so much to all of you. Thank you very much. Thank you Bhupender sir, thank you Arva ma'am,
थैंक यू मेघना शर्मा मैम, थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू जी। थैंक यू सर। सर मैंने ऑलरेडी ये मेरे बच्चे पे कर रखा है। जी। बुरहानुद्दीन बहुत ज्यादा सर, आपने पहले भी सेशन में मुझे बताया था कि अपनी ना का मतलब ना ही होता है और हाँ जी। का मतलब हाँ होता है। जी मैंने ये जी थेरेपी मैंने खुद ने मेरे बच्चे पे की है। जी जी। जिस लेवल की सर उसकी एनर्जी थी, वो एनर्जी तो उतनी ही है हाँ या हाँ शायद उससे ज्यादा है। जी। लेकिन उसको सर ये बात समझ में आ गई है कि मेरी मम्मी ने ना बोल दिया है, डेट मीन्स ना ही है, हाँ नहीं करेगी वो। वंडरफुल तो वंडरफुल अब वो सर वो उस लेवल पे नहीं जाता है। वंडरफुल। हाँ, तो बच्चे धीरे धीरे बच्चे समझ जाते हैं, बच्चे थैंक यू सर, लॉट्स ऑफ थैंक यू जी, थैंक यू अरमा मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू कृतिका जी, थैंक यू रितिका जी, थैंक यू रानी जी, थैंक यू टू ऑल। ओके जी, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे। गीता भगवत गीता की क्लास के बारे में हाँ, एक हम लोग मॉर्निंग में सोमवार से शुक्रवार तक बच्चों को गीता से क्या सीख सकते हैं वो, तो हम एक 20 मिनट की क्लास लेते हैं। जो भी कोई आप में से इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली यू कैन कम एंड जॉइन दैट और क्लास। मुझे मैसेज करें, आई शेयर द हाँ, लिंक। प्रिंसिपल मैम को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैम का नंबर आई होप आप सबके पास है, तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो उस क्लास को सुबह ज्वाइन कर सकते हैं। 7:20 से 7:40 एवरी डे इन द मॉर्निंग। ओके, तो अगले संडे को आपसे बात होगी 11:30। यस, बाय एवरीवन, सी यू देन। थैंक यू सो मच Thank you once एवरीवन, again. बाय।